जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत की बात आती है, हमेशा हम भारत की ही बात करते हैं। जम्बू टॉक्स में जम्बू द्वीप की बात करते हैं, और जब जम्बू द्वीप की बात आएगी तो भारत के साथ साथ में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब की बात आएगी। और अगर बात करें हम खासतौर पर अफगानिस्तान की, जिसे हम गांधार कहा करते थे, जिसके बारे में हिंदू कुश पर्वत की बात आ रही है, जियो पॉलिटिक्स में आज अफगानिस्तान की जगह कहाँ पर है? अगर हम देखें, पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान जरा जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा छाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेनाएं जो है वो वहां से वापस लौटना शुरू कर दिया है। अब ये सेनाओं को वापस लौटाना, या ये भी कोई नया शिगुफा है, ये भी जियो पॉलिटिक्स के लिए एक नई कोई बात है, या इसमें छुपे हुए कुछ राज हैं जो हमें समझने चाहिए? उन्हीं के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। और आइए, बात करने के लिए हमारे साथ में जो मौजूद है उनसे परिचय आपका करा दूं। हमारे साथ में है ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जी ब्रिगेडियर साहब, अपनी बात रखें कि भारत को, बिकॉज जब विड्रॉल कर रहा है अमेरिका अपनी सेनाएं वहां से, तालिबान अब वहां पर फिर से एक बार जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, भारत के ऊपर क्या असर रहेगा और उसके आगे की बात फिर करेंगे। आप बोले। देखिए, अफगानिस्तान आज भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हुआ है, क्योंकि वहाँ से अमेरिका वापस जा रहा है और उसके जो मैक्सिमम ट्रुप्स है ये वापस चले गए हैं। और जैसे ही उन्होंने वापस जाना शुरू कर लिया, तो उसके बाद जो तालिबान है उनका जो कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर, उनकी एरिया जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। आज की ही अगर आपने खबर सुनी होगी, तो आज अफगानिस्तान तालिबान ने एक और हिस्सा कब्जा कर लिया है, जिसपे उन्होंने अफगान सेना के 22 कमांडो को मारा हुआ है। ये माना जाता है कि वो बोलते हैं कि अभी 85% अफगानिस्तान के ऊपर हमारा कंट्रोल है। शायद वो सच नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि काफी सारे अफगानिस्तान के ऊपर उनका कंट्रोल है, और बाकी कुछ एरिया ऐसे है कि जिनके ऊपर और जो वॉरलॉर्ड्स है उनका कंट्रोल है, जिसे थोड़ा रफली नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जाना जाता है। तो जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, इसमें अमेरिका का रोल सामने आता है, इसमें चाइना का रोल सामने आता है। हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान का रोल। हमारे अफगानिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। और अभी जो फिलहाल का हालात है जो काफ़ी डेंजरस है, तो इस हालात के दौरान हम किस प्रकार से हमारी नेशनल इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं शुरुआत इससे करूंगा कि जो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, उसमें कुछ आपको नक्काशी दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको अमेरिका जो अफगानिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपके सामने जो है वो पाकिस्तान का नक्शा है। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं या इस रीजन की बात करते हैं, तो उसे अफपाक यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान बोला जाता है। अगर आप देखेंगे, तकरीबन 2500 से ज़्यादा सीमा अफगानिस्तान की ये लगी हुई है पाकिस्तान के साथ। और जो पाकिस्तान के जो अलग अलग राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है बलूचिस्तान, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो है पाकिस्तान अपना पख्तूनिस्तान वगैरह। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान का। और जब तक सवाल है इस बॉर्डर का, ये बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर माना जाता है, और इस बॉर्डर को ड्यूरन लाइन के नाम से पहले पुकारा जाता था। और अभी यहाँ पे कोई बड़ा अच्छा फेंस नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव वॉल नहीं है, यानी कि अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आ सकते हैं और पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जाते रहते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होने वाली जो चीज़ है वो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये शायद नहीं हो रहा है। एक मिनट जरा मुझे थोड़ा सा ये दीजिए। ये मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये आगे शायद नहीं बढ़ रहा है। ओके, एक सेकंड जरा होल्ड करिए। मैं ओके, अभी जरा दिनेश जी मुझे बता दीजिए कि क्या ये हो गया? आ गया। ओके
ओके, मैं अभी आपको अफगानिस्तान का ये नक्शा दिखाना चाहता था कि जिसके अंदर आपको बीच में अफगानिस्तान नजर आ रहा है और अफगानिस्तान के जो बाकी के नेबर्स है वो आपको नजर आ रहा है। यानी कि आप देखेंगे तो लेफ्ट में ईरान है, उसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इस तरफ चाइना है और इस तरफ जो जैसे मैंने बोला था कि वहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। यानी कि अफगानिस्तान को चारों बाजू से घेरा हुआ है अलग अलग देशों में, जिसमें पाकिस्तान की काफी बॉर्डर है और ईरान की भी काफी बॉर्डर है। और ये जो बाकी के जो देश है उन्हें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के नाम पे बोला जाता है। तो आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि अफगानिस्तान में जो हालात लेटेस्ट है इसका हमारे देश के ऊपर यानी कि भारत के ऊपर क्या असर होने वाला है, उससे क्या एग्जैक्टली। फर्क पड़ने वाला है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो इसके पहले हम वेरी ब्रीफली जो अफगानिस्तान की हिस्ट्री है इसके ऊपर नजर डालेंगे। आज हमारे देश के ऊपर जिन्होंने हमला किया था यानी कि अहमद शाह अब्दाली है, तैमूर लंग है, मुगल्स है, बाबर है, नादिर शाह है, चंगेज खान है, ये अलग अलग जो रूलर्स जिन्होंने भारत के ऊपर भी हमला किया था ये सब अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान में रहते थे, वहां से अंदर जाते थे वगैरह। तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री जो है पिछले 100-200 साल की अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वायलेंट रही हुई है। मैं इस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा। जैसे आपने पहले बोला था कि महाभारत में इसे गांधार बोला जाता है, जो महाभारत की क्वीन है गांधारी, उनका जी। ये मान्य था। लेकिन मैं अभी जो लेटेस्ट वाली जो हिस्ट्री है इसमें थोड़ा सा जाना चाहूंगा, यानी कि 1947 की बाद की हिस्ट्री। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ड्यूरंड लाइन किसी को मान्य नहीं थी। और अफगानिस्तान की जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि पिछले 100 साल के अंदर अलग अलग जो सुपर पावर्स है इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर राज्य करने की कोशिश की। 19th सेंचुरी के अंदर ग्रेट ब्रिटेन ये बहुत बड़ी सुपर पावर थी और ये बोला जाता था कि ये जो किंगडम है ब्रिटिश किंगडम, यहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता था, सन नेवर सेट इटसेल्फ ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए 4 लड़ाइयां लड़ी, जिसे एंग्लो अफगान वॉर 1, वॉर 2, वॉर 3, वॉर 4 बोला जाता है। लेकिन ब्रिटिश का वहां पे पराभव हो गया, वो कभी आगे नहीं आ पाए। उसके बाद अगर आप बुलेट पॉइंट देखेंगे तो रशिया ने कोशिश की वहां पे आने की, तकरीबन 1970-65 देखिए आप कम्युनिस्ट पार्टी कैसे फॉर्म हुई। 76 के 8 के अंदर वहां पे कम्युनिस्ट कू हुआ। उसके बाद काफी वहां पे वायलेंस हुआ। इस वायलेंस के ऊपर मैं नहीं जाता हूं, तालिबान वगैरह सब वहां पे आने शुरू हो गए और अफगानिस्तान के अंदर रशिया ने या उस समय के यूएसएसआर ने अंदर आने की कोशिश की। 10 साल यूएसएसआर अफगानिस्तान में था, उसे वो सबड्यू करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। याद रखिए कि रशिया या सोवियत यूनियन या यूएसएसआर एक सुपर पावर थी। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। 2-2.5 लाख उनके जो सैनिक है इसमें मारे गए थे। उनके जो सेनापति थे बहुत ही अनुभवी थे, मार्शल झुकाव है और काफी सारे हैं। तो इतने वॉर एक्सपीरियंस्ड आर्मी, इतने वॉर एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स, वॉर एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अफगानिस्तान के लोगों को सबड्यू नहीं कर सकी और 90s में सोवियत यूनियन वहां से भाग गई और उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाई। तो अगर हम अफगानिस्तान की फैक्ट शीट देखते हैं तो देखिए कि 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसकी एरिया है। उनकी जो भूमि है मोस्टली माउंटेनस है, क्लाइमेट सब जीरो टेम्परेचर होता है, पॉपुलेशन 2.3 करोड़ है। लेकिन ये 2010 के फिगर्स है तो शायद अभी 3 करोड़ के आसपास चली गई होगी। लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा है, वहां पे 30 डायलेक्ट्स है। रिलीजन 99% मोस्टली मुस्लिम है। एजुकेशन बहुत ही कम है। इकोनॉमी नाम की चीज कोई होती नहीं है। यहाँ पे अलग अलग
ग्रुप्स है, इसे इथनिक ग्रुप बोला जाता है, और उसमें पश्तून्स यानी कि जिसे हम पठान बोलते हैं, ये एक मेजर ट्राइब है। और उसके बाद ताजिकिस्तान की जो ट्राइब्स है वो आ जाती है। और अगर आप इस एरिया को रूरल और अर्बन में डिवाइड करना चाहोगे तो आपको नजर आएगा कि 85% रूरल है और केवल 15% जो है ये आपकी अर्बन पॉपुलेशन है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये नकाशा नजर आएगा कि यहाँ के जो इथनिक ग्रुप्स है, नितिश जी आप इसे ठीक तरह से आप ये पाएंगे। तो नितिश जी आप यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक करता हूँ। आप हम यहाँ के जो इथनिक ग्रुप्स है उनके अफगानिस्तान के लाइफ के ऊपर क्या असर होता है और इसे कंट्रोल करना है तो इनका किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। नितिश जी। जी एग्जैक्टली ठीक बात है। आपने जो बात कही है किसी न किसी तौर पे कि जितने आपने ये चीजें दिखाई, शायद फैक्ट फाइल जो है वो निकल करके लोगों के सामने आ चुकी है। और जब ये फैक्ट फाइल आगे जाएगी तब चीजें बहुत तरीके से आगे बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बात करना चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब की। फिलहाल की जो अफगानिस्तान में विड्रॉल हुआ है यूएसए का आर्मी का, तो किस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी फीचर वहां पर क्या चल रहा है जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी बात करें और साथ साथ में आसपास के देशों और विशेष विश्व के बारे में जो उनसे लगे हुए नहीं है जिनकी सीमाएं, लेकिन असर पड़ता है। ओके, आपका सवाल है कि अभी वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है और उसका जी असर अफगानिस्तान के ऊपर क्या हो रहा है, जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके ऊपर क्या हो रहा है, और जो नेबरिंग कंट्री नहीं है जैसे कि हमारा देश इंडिया, उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। देखिए, अफगानिस्तान एक कोई इकट्ठा कंट्री नहीं है। हम तालिबान की बात करते हैं, वो वहां का डोमिनेंट ग्रुप है। तालिबान भी कोई एक प्रकार के लोग नहीं है, वहां पे अलग अलग ट्राइब्स है, अलग अलग इथनिक ग्रुप्स है। और अगर आप इथनिक ग्रुप देखेंगे जो आपको यहाँ पे अभी सामने नजर आएगा, तो पश्तून यानी कि पठान वहां पे मेजर है, यानी कि 42% उनकी पॉपुलेशन है। दूसरी मेजर पॉपुलेशन है तजाकिस्तान, जो एक यूएसएसआर का या रशिया का पहले एक कंट्री था जो अभी इंडिपेंडेंट हो गया है। तीसरा है उज्बेकिस्तान, उज्बेक लोग कि जो अफगानिस्तान के अंदर उनकी काफी सारी पॉपुलेशन है, तकरीबन 12% के आसपास। और बीच में अगर आप वाइट पे देखेंगे तो वो है हजारा, जो एक वहां पे माइनॉरिटी के तौर पे माना जाता है। तो आज की सिचुएशन ये है कि दो अलग अलग प्रकार के क्लेम है, एक तालिबान का जो वहां पे राज्य करने वाले हैं बाद में, और दूसरा अफगानिस्तान गवर्नमेंट का। अफगानिस्तान गवर्नमेंट बोल रही है कि हम अच्छी तरह से फाइट कर रहे हैं, तालिबान बोल रहा है कि 85% अफगानिस्तान के ऊपर हमारा राज्य हो रहा है। लेकिन फैक्ट यह है कि आज तकरीबन 50 या 60% के ऊपर जो तालिबान है उनका राज्य है, और जो अर्बन सेंटर्स है यानी कि काबुल है, कंधार है वगैरह, वहां पर अभी भी जो गवर्नमेंट फौजें है वहां पर है। और जो बॉर्डरिंग एरिया है उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को लगी हुई है, वहां पे ये खबरें आ रही है कि वहां पे जो अफगान ट्रुप्स है वो भाग के अभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जा रहे हैं। तो यानी कि शॉर्ट में अगर उसकी समरी की जाए तो समरी ये है कि आज तालिबान का काफी बड़े एरिया के ऊपर कंट्रोल है। वो तो एक बात हो गई। दूसरी जो अफगानिस्तान फौज है ये केवल डिफेंसिव है। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान फौज की ताकत कोई कमी नहीं है, 1-1.5 लाख के आसपास है। उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास आर्टिलरी है, उनकी ट्रेनिंग हमारे देश यानी कि हिंदुस्तान में भी हुई है, अलग अलग देशों में ये ट्रेनिंग करते हैं। जी 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 लेकिन आज उनके पास कोई कमी है तो वो है लीडरशिप की, या कमी है तो विल टू फाइट। तो इसीलिए डिस्पाइट हैविंग बहुत सारी सुपीरियरिटी इन टर्म्स ऑफ वेपन, अगर आप देखेंगे तो एक अंदाजा इस प्रकार से लगाया जाता है कि मेजॉरिटी अफगानिस्तान के ऊपर शायद तालिबान का कंट्रोल है, और जो जी ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर जो और इथनिक ट्राइब्स है, तजाकी है वगैरह, उनका शायद कंट्रोल है। लेकिन एग्जैक्टली क्या कहाँ पे है कोई भी ठीक नहीं बता सकता। लेकिन ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि तालिबान का जो मार्च शुरू हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है।
अमेरिका तो वापस जाएगा। अफगानिस्तान में लेवल ऑफ वायलेंस बढ़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी इसकी वार्निंग कहाँ से आई है, तो वो चाइना से आई है। इमेजिन करें कि चाइना सोच रहा था कि वो तालिबान के मदद से, पाकिस्तान के मदद से अफगानिस्तान के ऊपर राज्य करे, लेकिन अभी चाइना बोल रहा है कि अमेरिका ने इतना जल्दी वापस जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी वहां पे क्याओस हो रहा है, हिंसाचार बढ़ रहा है। यानी कि अभी चाइनीज भी जो है वो डरे हुए हैं। तो इस प्रकार से सिचुएशन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। अफगानिस्तान में कोई प्रेस नाम की चीज है ही नहीं। जो कोई ब्रीफिंग करते हैं तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके ऊपर ही जो खबर है वो खबर आ जाती है। तो ये कुछ चीजें एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये समझना आसान नहीं है, लेकिन हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट यह है कि पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का जो तालिबान है, जिनका वहां पर राज होने की उम्मीद है, उनका इसके ऊपर इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। क्योंकि तालिबान का क्रिएशन हुआ था वो अमेरिका और पाकिस्तान ने किया था, जिसका मेन कारण था कि वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन जो अंदर आया था उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो ये माना जाता है कि अफगानिस्तान जो है वहां पे अलग अलग जो देश है वो अलग अलग प्रकार से अपने टैक्टिक्स लगाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज की अपनी एक जरूरत है, रशिया की अपनी एक है, अमेरिका की को एक है, पाकिस्तान सोचता है कि हमारे लिए जो इसकी इम्पोर्टेंस और एक है। मतलब अगर आप यहाँ पे सामने देखेंगे तो हर एक देश अलग अलग तरीके से देखता है। लेकिन अमेरिका जो वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट देश था अभी तक, वो वहां पे क्यों आए थे, तो वहां पे वो आए थे कि तालिबान और अलकायदा का जो नेटवर्क है उसे एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन क्या वो एलिमिनेट कर पाए, तो उसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। और अभी अमेरिका वहां से वापस जा रहा है और वो जिसके लिए वो अंदर आए थे उसमें से वो कुछ नहीं कर पाए। रशियन लोग वहां पे ऑयल चाहते हैं, वहां पे चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं, अमेरिका को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो चाइना है वहां पे जो रॉ मटेरियल्स है उसके ऊपर उनका नजारा है। वो सोचते हैं कि वहां से वो जो सीआर कंट्रीज है, इस सीआर कंट्रीज के साथ अपना अच्छा व्यापार कर पाएंगे। यानी कि चाइना का अलग है, वहां से वो गैस चाहते हैं, वहां से वो जो अपना सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि वो बोलते हैं कि जो हमारा शिनजियांग का जो एरिया है वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उनका एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है। तो ये चाइना का है। और जब तक है पाकिस्तान का सवाल, पाकिस्तान उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे देखता है। पाकिस्तान सोचता है कि अगर वॉर हो जाएगा तो हिंदुस्तान की जो फौज है पाकिस्तान को दो हिस्से में डिवाइड कर देगी, और इसीलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके एक अपने देश को एक डेप्थ दे रहा है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे रहा है, जिससे लड़ाई में वो पाकिस्तान का इस्तेमाल, अफगानिस्तान का जो इस्तेमाल है वो कर सके। और इसमें ईरान भी है। ईरान भी एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, क्योंकि ईरान जो है वो, आपको इसमें एक पता होना चाहिए, अफगानिस्तान की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम तो है, लेकिन वहां पे सुन्नी मेजोरिटी है। और आपको पता है कि जो ईरान है ये एक ऐसा देश है वहां पे शिया मेजोरिटी है। तो ईरान नहीं चाहता कि इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, तो ईरान की एक अपनी वहां पे रिक्वायरमेंट ये है। तो अभी इसमें ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुआ है, चाइना की रिक्वायरमेंट, यूएसए की रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट, हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की रिक्वायरमेंट, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो अफगानी है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं, इसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है और ना कुछ कोई करना चाहता है। तो अभी अगला सवाल यह है कि इस प्रकार की जो डेंजरस सिचुएशन है इसमें आगे क्या होगा, और इस सिचुएशन को अगर कंट्रोल करना है तो हम और आगे क्या कर सकते हैं। नितिश जी। ब्रिगेडियर साहब, इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि हम लोग कई बार सुनते हैं कि जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो भाई ये जो है वो हथियार उनके पास में कहाँ से आ रहे हैं। अब आपने कहा कि यूएस जो है एलिमिनेट नहीं कर पाया,
सोवियत संघ भी एलिमिनेट नहीं कर पाया। हम ये भी बात सुनते हैं कि इनके पास हथियार वहीं से आते हैं, तो वो एलिमिनेट करने के लिए भी आते हैं, हथियार भी देते हैं, उसको एक लड़ाई का मैदान भी बनाते हैं। आपने कहा कि अफ़गान के लोग जो हैं उनकी आवश्यकता, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको कोई नहीं समझ पा रहा है। तो अफ़गानिस्तान किस लिए, वो जो इंटरेस्ट हैं सुपर पावर्स के, वो कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं जो अफ़गानिस्तान को लड़ाई का मैदान दुनिया के लिए खुला मैदान बनाने के लिए, बिकॉज़ आपने पहले ही कह दिया कि इकोनॉमी तो वहाँ पर कोई जानता ही नहीं है, इकोनॉमी जैसी कोई चीज़ होती है। तो कौन से ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट हैं जिनके कारण से अफ़गानिस्तान को एक लड़ाई का मैदान बनाया जा रहा है? देखिए, अफगानिस्तान ये लैंडलॉक्ड है। एक तरफ यूएसएसआर या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ ईरान है और चौथी तरफ समझ लीजिए थोड़ा समुद्र वहाँ से दूर है। तो ये जो अलग अलग सुपर पावर से यूएसए, यूएसएसआर या चाइना एक दूसरे को वहाँ पे शह देना चाहते, एक दूसरे को ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ पे इसलिए कि यहाँ के जो लोग हैं ये काफी लड़वैये है। अफगानिस्तान का नाम हम अफगानिस्तान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली एक इतना ये यूनिफाइड कंट्री नहीं है। अभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है इसलिए यूनिफाइड कंट्री हुआ, लेकिन ये पहले इथनिसिटी, जिसका मैंने पहला आपको नक्काशा दिखाया था, पश्तूनी है, तजाकी है, इसके मुताबिक ये अलग अलग हिस्से में बांटे जाते हैं। और अगर पश्तूनी है तो पश्तूनी भी एक, यानी कि पठान है, वो भी एक सिंगल इथनिक कम्युनिटी नहीं है, बल्कि पश्तूनी आज अफगानिस्तान के अंदर भी है और पश्तूनी यानी पठान ये पाकिस्तान के अंदर भी है। हजारा जो है वो दोनों तरफ है। इसके सिवाय जो सीए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के उनके भी लोग उनके देश में है, वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो यानी कि ये एक ऐसा देश है कि ये इसमें अलग अलग इथनिसिटी के कारण ये कभी इकट्ठा नहीं हो पाया। लेकिन जब तालिबान आया तो वो इस्लाम के, ये सभी में एक चीज क्या है, अगर आप जैसे मैंने पहले बोला था कि 99% जो लोग हैं वो इस्लाम के हैं, लेकिन इस्लाम भी एक कोई कोहेसिव रिलीजन नहीं है। वहां पर शिया है, वहां पर सुन्नी है। तो इसलिए ये सोच रहे थे कि शायद इस्लाम से इस देश को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि इथनिसिटी इतनी अलग अलग है, लैंग्वेजेस इतनी अलग अलग है, डायलेक्ट्स इतने अलग अलग है, कंट्री इतना माउंटेनस है कि ना कोई वहाँ पे रोड नेटवर्क वगैरह अच्छी तरह से है। तो इस देश को एक अफगानिस्तान के तौर पे कंट्रोल इकट्ठा करना ये भी काफी डिफिकल्ट था। कोशिश तो इतने सालों से, 200 सालों से अलग अलग सुपर पावर्स कर रही है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी हमने इस पूरी चीज को, हमारा जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ से देखना चाहिए। हमारे लिए क्या महत्व का है? हमारे लिए ये महत्व का है वहां पे कोई भी रिजिम आए कि जो अभी तालिबान आने की उम्मीद है वो हमारे देश का फ्रेंड बने। आमतौर पे पाकिस्तान का उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल था। हमने वहां पे $2 बिलियन से ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स किए हुए हैं। अभी एक कल परसों खबर आ रही थी कि जो हमने वहां पे एक डैम बांधा है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे तालिबान के कुछ लोग उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में पता लगा कि ये तालिबान के नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी नागरिक थे। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो वहां पे होने वाली है कि तालिबान के आज जो शस्त्रधारी जो दहशतवादी है या फाइटर्स है बोलेंगे तो उनकी संख्या आज 50-60,000 के आसपास है। तो ये जब अमेरिका पूरा चला जाता है, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का पूरा कंट्रोल हो जाता है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी गायब हो जाती है, तो इसके बाद ये जो हजारों अफगानी है इसे शायद पाकिस्तान कोशिश करेगा, जो हमारा देश है, हमारा कश्मीर है, वहां पे जो दहशतवाद है इसे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है ये आपको यहाँ पे शेयर करना अगले 2 मिनट में बंद कर दूंगा, लेकिन मैं इसमें इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है, लेकिन जो दहशतवादी है वो वाया पाकिस्तान हमारे तरफ आ जाएंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आप ये नक्काशा देखेंगे, इसमें आपको अफगानिस्तान नजर आ रहा है, इसमें हमारा हिंदुस्तान नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको कश्मीर भी नजर आ रहा है। तो वैसे देखा जाए डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगी है, लेकिन
अफगानिस्तान के जो तालिबानी है ये पाकिस्तान के बीच में से हमारे इलाके में प्रवेश करेंगे और कश्मीर में दहशतवाद को एक बार फिर पुनर्जीवित किया जाएगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं जो मेरी ये प्रेजेंटेशन है इसे स्टॉप शेयरिंग करना चाहूंगा और मैं अभी आपके पास आ जाता हूं। देखते हैं कि हम जो बिना नकाशे के सिवाय, मैंने नकाशे इसलिए दिखाना चाहे क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि अफगानिस्तान क्या है, बाउंड्रीज कैसे है, टेरिटरी क्या है, इसलिए मैंने दिखाने की कोशिश की। तो अभी हम कुछ ऐसे मुद्दे कि इस प्रकार की डेंजरस सिचुएशन में हमारा देश क्या कर सकता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक देश अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट को वहां पे करना चाहेगा। तो इस विषय के ऊपर हम जा सकते हैं निदेश जी। जी, मैं इससे पहले चाइना का और जो पाकिस्तान का फैक्टर है, हालांकि आपने उसमें काफी कुछ बता दिया है कि पाकिस्तान का फैक्टर किस तरीके से है। हालांकि जो बाउंड्रीज है हम डायरेक्टली नहीं मानते, बिकॉज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो वहां से जुड़ता है थोड़ा सा अफगानिस्तान से। लेकिन अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो भारत के नक्शे में एक अफगानिस्तान की छोटी सी पूंछ जो है वो वहां नजर आती है। अगर हम पीओके को एग्जैक्टली भारत के नक्शे में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो नजर नहीं आती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें, जो हमारा सिद्धांत है उसके तरीके से देखें तो वो नजर आती है। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अब चाइना का जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा सा उस पॉइंट पे और लेकर के, और उसके बाद में हमारे जो हित हैं वो अफगानिस्तान के साथ में कैसे सधते हैं, जो पुराने जमाने से लेकर के आज तक के आ सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को लेना चाहूंगा। आपका मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है। चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है, इस पर तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी चाइना का 100 साल कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे हो गए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको विश नहीं किया, बल्कि हमने दलाई लामा को विश किया उनके बर्थडे के ऊपर। तो चाइना नंबर 1 है एनिमी, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना का प्रॉक्सी जो है पाकिस्तान, उसकी मदद से वो अफगानिस्तान में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना सोचता है कि जो वैक्यूम बना हुआ है अमेरिका जाने के बाद उसे वो भर पाएगा, यानी कि वहां पे वो डोमिनेंट पावर होगा। और चाइना का इंटरेस्ट इसमें सिंपल स्ट्रेट ये है, 2-3 है। चाइना का हमेशा नजर जो होती है वो वहां का जो रॉ मटेरियल्स है, यानी कि मिनरल्स है, वहां का गैस है, वहां का तेल है, इसके ऊपर है। और वहां से लैंड रूट जो आगे जाता है, वन बेल्ट वन रोड के लिए भी चाइना सोचता है कि CAR यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए एक अच्छा रास्ता है। और पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है, इसलिए वो सोचते हैं कि पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर बहुत कंट्रोल है, तो इसलिए वो आसान हो जाएगा। और दूसरा, एक चाइना को एक बहुत बड़ी घमंड है, वो है उनकी आर्थिक ताकत। वो सोचते हैं कि आज उन्होंने अपनी जो उनकी बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है, इसकी मदद से उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को खरीद लिया है, उन्होंने हमारे देश में मीडिया को खरीद लिया है, उन्होंने अलग अलग देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको खरीद लिया है। तो वो सोचते हैं इसी प्रकार से अपने पैसों के कारण वो तालिबान को खरीद लेंगे, जिससे तालिबान उनका प्रॉक्सी बन जाएगा और वहां पे जो वो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। दूसरा उनका उद्देश्य यह है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्चा करके CPEC कॉरिडोर बनाया है पाकिस्तान में, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता है। उसके ऊपर रोज ही दहशतवादी हमले होते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, सिंध वाले लोग हैं, वो करते रहते। और तीसरी इनकी प्रॉब्लम, तो उसे वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि नकाशे में आपने देखा होगा कि चाइना का जो शिनजियांग नाम का प्रांत है, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां पे अभी आज भी वो लोग चाइना में नहीं रहना चाहते, वो बल्कि वो अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास शस्त्र नहीं है, कुछ वहां पे उग्रवाद फैला हुआ है। तो चाइना सोचता है कि शायद ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्हें दहशतवादी बनने में मदद करेंगे। और चौथा उसमें मुद्दा है कि यहाँ पे नारकोटिक्स का बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस है। तो नारकोटिक्स ये चाइना में आ जाता है, नारकोटिक्स आगे चला जाता है। तो इस प्रकार से रॉ मटेरियल है, स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स है, USSR को कंट्रोल करना है, अमेरिका को कंट्रोल करना है, उसके बाद अपनी जो इस्लामिक जिहाद जो चाइना में आ सकता है उसे रोकना है। तो इस सब को रोकने में चाइना पैसों का मदद लेते हुए इनको खरीदना चाहता है। लेकिन मेरी खुद की असेसमेंट यह है कि जैसे हमने पहले बोला था कि अफगानिस्तान हैज बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स। पहले ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड
उसके बाद यूएसएसआर या रशिया, और तीसरा अभी जो अमेरिका जो अभी वापस चली गई है, सिर्फ शायद 600-700 अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस लोग बैठे हुए हैं काबुल के अंदर, इनका भी ग्रेवयार्ड रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से उसमें चौथी सुपर पावर ऐड हो जाएगी, वो है चाइना, जिसने अपना हाथ डाला है अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने बहुत ही उनको प्रॉब्लम हो गई है। तो चाइना का जो कंट्रोल है अब तालिबान के ऊपर रहेगा कि नहीं, ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये मुश्किल है। ये इतनी इथनिकली डिवाइडेड कंट्री है कि इनको भी बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन वो चाइना की प्रॉब्लम है। अभी हमने ज्यादा फोकस करना चाहिए हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। एग्जैक्टली सर, आप यहीं पर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि चाइना के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उनके निहित स्वार्थ थे, लेकिन भारत जो है वो स्वार्थ की रणनीति में विश्वास नहीं करता है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट हुआ करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट में और नेशनल इंटरेस्ट में जरा अंतर होता है। तो उस अंतर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे जो राष्ट्रीय वहां पर जिस तरीके से हम लोग चाहे इसको आतंकवाद के खात्मे के रूप में देखें, और हमारी तो इकोनॉमी है, हम तो लोग अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन स्तर के साथ में विश्व के लिए हम कुछ देने का भाव रखते हैं। तो इन सब में अफगानिस्तान भारत के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है और हमें इसे कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, ये बताएं। देखिए, अफगानिस्तान में हमने काफी सारी इन्वेस्टमेंट की है, चाइना ने भी की है, यूएसए ने भी की है, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट है ये पीपल फ्रेंडली है। यानी कि हमने डैम्स बांधे हैं जिसका जनता को फायदा होता है, हमने रास्ते बनाए हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान की जो आम जनता है उनको हमारे बारे में बहुत प्यार है, लेकिन चाइना की जो है वो इंटरेस्ट है वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्ता माल देने के लिए, वगैरह वगैरह। तो इसलिए चाइना का कमर्शियल इंटरेस्ट है, अमेरिका का कमर्शियल इंटरेस्ट है, बाकी सबका, लेकिन हमारा जो है वो पीपल फ्रेंडली है, यानी कि जिससे फायदा अफगानिस्तान के लोगों को भी होता है। तो हमने जो डेवलपमेंटल वर्क किया है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल परसों की बात थी, हमने हमारा काफी सारा जो स्टाफ है वो अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया हुआ है, क्योंकि तालिबान के डिस्गाइज के अंदर पाकिस्तानी दहशतवादी जो हमारी अलग अलग जगह पे जो हमारा स्टाफ है इनके ऊपर हमला करके वहां से बाहर हमें निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि हम अफगानिस्तान में अपना स्थान बनाए, अपना इंटेलिजेंस बनाए, अफगानिस्तान से मदद दोस्ती करे वगैरह। तो इसलिए डिस्गाइज होगा तालिबान का, लेकिन उसमें काम करने वाले होंगे पाकिस्तानी दहशतवादी जो हमारे ऊपर हमला करके हमारे एसेट्स को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 दिन से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ये बहुत ही हाइपर एक्टिव है। शायद मीडिया में उससे प्रॉपर कवरेज नहीं मिला है। वो रशिया में गए थे, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में गए थे, वो जॉर्जिया में गए थे। उनका बेसिकली एफर्ट वहां पर यह है कि तालिबान को उस समय कंट्रोल करने में एक बड़ी अलायंस थी जिसे नॉर्दर्न अलायंस के तौर पे बोला जाता है। नॉर्दर्न अलायंस पे कौन शामिल है? आपने वो जो मैप देखा होगा अफगानिस्तान को, जो मैंने आपको दिखाया था, वहां पे तजाकी है, वहां पे किर्गी है, वहां पे अलग है। तो ये लोग है, मतलब पश्तूनी छोड़ के बाकी के जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। उनको सोवियत यूनियन की भी मदद है, रशिया की भी मदद है, और कुछ हद तक उन्हें ईरान भी मदद करता है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि एक सुन्नी वहां पे स्ट्रांग हो। तो ये एक अलायंस है जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा सा काउंटर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जैसे अहमद शाह मसूद वगैरह जो लोग थे, पहले बड़े लीडर्स थे, वो अभी मारे गए हुए हैं। अभी तो उनकी नई जो लीडरशिप है वो कितनी फाइटिंग वाली है ये पता नहीं लग सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि बाकी सारे देश जिसमें रशिया है, हम है, CAR के देश है, इन सबको इकट्ठा करके हमने एक अलायंस बनाना चाहिए जिससे तालिबान के ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अगर आप तालिबान को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वहां पे उग्रवाद बढ़ जाएगा, वहां पे दहशतवाद बढ़ जाएगा, वहां पे हिंसाचार बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने पहले बोला था कि जो दहशतवादी है उन्हें पाकिस्तान हमारे कश्मीर में घुसाने की कोशिश करेगा, जो 1980s और 90s में हुआ भी था। तो इसीलिए हमने अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेशन करना चाहिए, और इसके साथ साथ हम एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं जिसमें हम अफगानिस्तान के तालिबान से भी बातचीत कर रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं भैया हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम आपके दुश्मन है ना आप हमारे दुश्मन हैं। तो अगर आप तालिबान को
हमारे साथ कोऑपरेशन करने का, इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन करेंगे तो पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड उसे एक मॉडरेट रीजन के तौर पे देखेगी, जिससे उनकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो अभी हम डिप्लोमेटिकली तालिबान को भी जीतने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी तरह से मिलिट्रीली बाकी देशों के साथ एक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फ्रंट के ऊपर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आशा करते हैं इसे हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। निदेश जी। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में जो आपने मैप्स के नक्शों के तरीके से और जो जियो पॉलिटिक्स को समझाया है, जहाँ पे यूएसए की बात हुई, चाइना की बात हुई, पश्तून की बात हुई, पठान की बात हुई, भारत की बात हुई, और न केवल पॉलिटिकल इंटरेस्ट की, न केवल वेस्टेड इंटरेस्ट की, न केवल नेशनल इंटरेस्ट की, बल्कि पीपल्स इंटरेस्ट की जो बात हुई है वो बहुत दमदार है सर। क्योंकि पीपल्स इंटरेस्ट जहां लोगों का हित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यूं ना तो अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहता है और ना कभी भी ऐसा भी नहीं होगा जो अपने जीवन स्तर को ऊपर नहीं उठाना चाहेगा। ऐसे में भारत, जिसके नाम में ही भाव रत है, जो सबके कल्याण में रत रहता है, तो वो सबके कल्याण के लिए अफगानिस्तान भी उसमें से शामिल होगा। और ये भारत की अलग रणनीति है। और जो आपने कहा विदेश मंत्री के बारे में, जयशंकर साहब के बारे में, कि हाइपर एक्टिव है, किस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान और यूएसए, चीन, सोवियत संघ, इन सब के बारे में भारत अपनी एक निगाह रख सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीकेटी साहब कार्यक्रम में पधारने के लिए। मुझे लगता है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया हमें जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो प्रतिक्रिया मिलती है हम उसके अनुसार आगे की वीडियोस को भी लाइन अप करेंगे आपके साथ में। हमारी श्रृंखला जो चाइना अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर के बारे में, अगली बार हम उसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। आज के लिए हमने बात की एक विशेष कार्यक्रम जो अफगानिस्तान में युद्ध का एक मैदान बनता दुनिया के लिए, दैट इज अफगानिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।